हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, डीयूएलएलबी, एलएलएम, एनएलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट अब 2022 या 23 में देंगे। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज का जो हमारा मोटिवेशन थॉट है वो मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा कि यार हार्डवर्क ना अब सफलता नहीं दिलाती है, हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क सफलता दिलाती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं और बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से मत पढ़ो, अपने सिलेबस पे स्टिक करो एंड स्मार्ट वर्क करो। अब वो जमाना गया कि भैया हार्ड वर्क करे जा रहे हो सफलता प्राप्त हो रही है। तो इस तरीके से तो भाई जो रिक्शा पुलर्स होते हैं वो इंडिया में सबसे अमीर होने चाहिए थे, तो वो एक्चुअल में नहीं है। तो स्मार्ट वर्क इज ज़्यादा नीडेड देन हार्ड वर्क, तो वो ध्यान रखिएगा। क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, डीयूएलएलबी, एनएलएसएट, एडेड यूजी एंड पीजी के कोर्सेज। आप चाहें तो इनमें इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहीं पे हमारे से रीच करने का कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, आप वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा जो क्विज का क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी ईयर्स अ पर्सन हैज टू बी अ हाई कोर्ट जज टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देने की कोशिश करिएगा। आज के जो एडिटोरियल्स है ना, कोई बिल्कुल भी कोई खास आर्टिकल आया नहीं है। एक यहाँ पे नो इजी वे आउट है, इसको अपन देखेंगे। इसके अलावा कोई भी आर्टिकल अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक न्यूज आई है, रिटायरमेंट स्प्री इन सुप्रीम कोर्ट में अफेक्ट एफर्ट्स टू स्केल डाउन पेंडेंसी। देखो अभी हो क्या रहा है ना, अभी जो आने वाला वक्त है सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे जजेस जो हैं रिटायर होने वाले हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्किंग इफिशिएंसी होगी ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जजेस यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे और अभी कोई अपॉइंटमेंट लग नहीं रही है कि होगी जल्दी में। तो उसी के बारे में यहाँ पे पूरा जो है आर्टिकल था। बट अपन ना इसमें भी एक चीज देखने वाले हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट होते हैं। तो क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम, वो आज हम जानते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले देखो, कॉलेजियम सिस्टम का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस मिलके नए जजेस को अपॉइंट करवाएं तो वही है कॉलेजियम सिस्टम। इसे ही कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम। इवोल्यूशन ऑफ इस सिस्टम का किस तरीके से हुआ, सबसे पहला आया फर्स्ट जज केस ऑफ 1981। ये क्या था? फर्स्ट जज केस ऑफ 1981 जो है वो ये कह रहा था कि प्राइमेसी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। मतलब इससे पहले ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो मतलब जो भी सजेशंस होते थे उसको इतना सीरियस नहीं लिया जाता था। बट यहां से बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ना, उनकी जो भी रिकमेंडेशन होगी उसको प्राइमेसी लेनी होगी, मतलब उसको सुपीरियर रखना होगा। और ये यहाँ पे बात कही गई। इसके अलावा ही कैन ऑल्सो रिफ्यूज ट्रांसफर और इस तरीके की चीजें अगर वो चाहते हैं तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिली थी। द रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्रीमेसी ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। तो अगले 12 साल तक यही चला और जिसमें जो जुडिशरी थी वो अपनी अपॉइंटमेंट में प्राइमेसी प्राप्त कर गई। पहले ऐसा नहीं होता था। सेकंड जज केस में क्या हुआ कि ऐसा बोला गया कि कॉलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस करो और सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले सीनियर सीजीआई की बात चलेगी, सीजीआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो यहाँ पे मिलकर डिसाइड करेंगे। फिर आया गाइज आपका थर्ड जज केस, जिसमें ये हुआ कि कॉलेजियम को एक्सपेंड कर दो 5 मेंबर्स तक। और उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि सीजीआई प्लस 4 सीनियर जजेस और सुप्रीम कोर्ट मिलकर कॉलेजियम सिस्टम बनाते हैं। देखो कॉलेजियम सिस्टम में एक बहुत बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ। कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा कोई नाम रिकमेंड किया गया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उस नाम को क्या खारिज कर सकती है? तो जवाब है नहीं। गवर्नमेंट जो है वो वापस से प्रायर मतलब कंसिडरेशन के लिए वापस से भेज देगी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के पास कि भैया ये नाम जो है ना हमें सही नहीं लग रहा है, आप इसमें देखिए, आपको अगर लगता है कि ये नाम चेंज हो सकता है। बट अगर उसके बावजूद भी कॉलेजियम सिस्टम ने उस नाम को आगे फॉरवर्ड कर दिया ना, देन द प्रेसिडेंट हैव टू गिव देयर असेंट और उसके बाद अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। कभी कभी इसमें ये लूप होल है कि प्रेसिडेंट साहब जो है फिर वो अपॉइंटमेंट अपने वक्त मतलब उनकी इच्छा ना करे तो वो ना करें, तो वो लंबे समय तक चलता रहेगा, मतलब पड़ा रहेगा कागज उनके टेबल पे, उसको वो आगे पास ना करें। बट वो मना नहीं कर सकते। इस तरीके की चीजें कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू सामने आई है। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो हेड किया जाता है सीजीआई के द्वारा प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा। हाई कोर्ट का कॉलेजियम जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेम रिकमेंडेड बाय अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट कॉलेजियम रीचेस द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास अलग चीज हमने देखा नहीं, वही चीजें जो है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द सीजीआई एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस क्या होता है, एक चीज और है यहाँ पे ध्यान रखिएगा
It has been strictly by seniority ever since the supersession controversy of the 1970s। ये क्या कहा गया है, देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब हटते हैं ना, अभी हमारे जो मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं रमन्ना साहब, वो भी रिटायर होने वाले हैं, और शायद ललित साहब जो हैं फिर वो नए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे 2 या 3 महीने के लिए, फिर वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो ये जो क्या हो रहा है ना, सिस्टम बना हुआ है कि सीनियर मोस्ट जजेस को सीजीआई बनाया जाता है। ऑल्दो आफ्टर द केशवानंदा भारती केस ना, गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस चीज का ध्यान नहीं रखा था, और उन्होंने जो है ना सीनियरिटी क्रॉस करके नीचे से बंदे को उठा के बना दिया था। तो ये वही यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही सीजीआई बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको किस तरीके से किया जाता है, तो सीजीआई कंसल्ट करते हैं कॉलेजियम मेंबर के साथ, नाम आता है, फिर नाम रख के सीधे आगे भेजी जाती है। द कॉलेजियम सेंड्स रिकमेंडेशन टू द लॉ मिनिस्टर्स हु फॉरवर्ड टू द प्राइम मिनिस्टर टू द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये चीज देखी। हाई कोर्ट के जजेस के लिए क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड पर द पॉलिसी ऑफ हैविंग chief justice from outside the respective state. The collegium takes the call on the elevation. High court judges are recommended by collegium comprising the CGI and 2 most senior judges. ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? The recommendation is sent to chief minister who advise the governor and send the proposal to the union law minister. फिर एक यहाँ पे देखिए हुआ ये था, एक प्रयास किया गया था 2015 में कि जो ये कोलेजियम सिस्टम है ना, इसके जगह पे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई जाए और ये जो है जजेस अपॉइंट करें सुप्रीम कोर्ट के। बट हमारी जुडिशरी ने कहा कि भैया आप बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहे हो, एंड 2015 में इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट में, जब भी सीजीआई आते हैं उनसे रिलेटेड, तो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सच नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज। एंड आर्टिकल 217 कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट consultation with the chief justice of India, the governor of the state, and in the case of appointment of a judge other than chief justice, the chief justice of the high court। तो ये 2 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से डील करते हैं। इसके बाद देखिए एक आर्टिकल आया है, ब्रिक्स मीट लाइकली इन जून इंडिया टू अटेंड चाइना होस्टेड इवेंट। तो ये यहाँ पे हमने एक न्यूज देखी। ब्रिक्स क्या है थोड़ा सा जान लो भाई। ब्रिक्स इज एन एक्रोनिम फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम उनोइल ने कॉइंड किया था ब्रिक टर्म, जिसमें 4 कंट्रीज पहले होते थे आपके, बाद में साउथ अफ्रीका आया, वरना पहले ब्रिक ही होता था ये। जो चेयरमैनशिप ऑफ द फोरम इज रोटेटेड एनुअली, और ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा और कुछ खास है नहीं। आपका जो ड्यूरिंग द 6th ब्रिक समिट इन फोर्जेला ब्राजील, लीडर साइन द एग्रीमेंट स्टेबलाइजिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको शंघाई चाइना में स्थित है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे रिगार्डिंग द ब्रिक्स। यूक्रेनियंस डिफाइड डेडलाइन टू सरेंडर इन मैरोपोल। एक जगह है जहां पे रशियंस ने समय दिया था कि भैया सरेंडर कर दो वरना फिर हम इन्वेड करेंगे, लेकिन जो है यूक्रेनियंस ने सरेंडर नहीं किया है। तो अब रशिया कह रहा है कि फिर अब जब कुछ होगा तब फिर ये मत कहिएगा कि हमारे साथ गलत हुआ है या फिर हमने वायलेंस किया है, आपको प्रॉपर टाइम मिला था सरेंडर का, स्टिल आपने नहीं किया है। तो ये चीज यहाँ पे सुनने में आई। फिर है 21 हेल्ड ओवर कम्युनल क्लैश इन जहांगीरपुरी। तो जहांगीरपुरी में कम्युनल क्लैश हुई थी अभी कुछ दिन पहले, आपने न्यूज में भी सुना होगा। तो ऐसे कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कि देश दुनिया में क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान रखो। यहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ है एडिटोरियल का, नो इजी वे आउट। ये क्या है, देखो मैंने आपको बताया था श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल फेलियर की तरफ चल रही है। क्यों चल रही है, सिंपल सी बात है भाई, वहां पे इन्होंने 5 कारण मैंने आपको बताए थे। फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गया, ठीक है, इन्होंने केमिकल बैन कर दिए थे, हमने देखा करप्शन बहुत ज्यादा था, टूरिज्म प्रभावित हो गया था कोविड से, और यही सब कारण थे। उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका की ने भैया अपने आपको डिफॉल्टर भी घोषित कर दिया है कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, आपको याद होगा हमने वो भी न्यूज में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है इस आर्टिकल के थ्रू कि भैया अब श्रीलंका के लिए ना कोई इजी वे आउट नहीं है, बहुत समस्या में फंसा हुआ है और बहुत सारा कर्जे में डूबा हुआ है, ज्यादा कोई मदद भी नहीं करने आएगा क्योंकि आपके पास ना पैसा है ना आप फ्यूचर में लौटाने की हिम्मत रखते हो। और सबसे बड़ी चीज जो अभी सरकार है वो भी जनता नहीं चाह रही है कि वो रहे, उनको हटा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं राजपक्षा जी उनको हटा दिया जाए, इस तरीके की भी डिमांडें बढ़ रही हैं। बाकी देखते हैं आगे किस तरीके से इस क्राइसिस को ये टैकल करते हैं, लेकिन फिलहाल तो इनकी वजह से क्राइसिस हुई है। सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि इनको रिजाइन करना चाहिए और फिर आगे की जो भी वो चीज वो श्रीलंका देखी किस तरीके से बढ़ सकता है।
बाकी देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। बोरिस जॉनसन टू स्टार्ट इंडिया विजिट फ्रॉम गुजरात। तो देखिए यूके के जो हेड हैं बोरिस जॉनसन साहब, ये अपनी इंडिया विजिट शुरू करने वाले हैं और इंडिया विजिट जो है ये गुजरात से शुरू करेंगे। तो ये बात यहाँ पे आई है। देखिए बिल्कुल यूक्रेन का जो मामला है वो तो रहेगा ही चर्चा में, थोड़ा थोड़ा चलता ही रहेगा। और ऑफकोर्स जो यूके है वो अपने आप को यूएस वाली गैंग में पाता है, लेकिन देखते हैं इस पर धीरे धीरे चीजें कैसे बेटर होती हैं। म्यांमार जनता रिलीजेस प्रिजनर। तो देखो म्यांमार की कहानी आपको पता होगी। म्यांमार के अंदर 2020 में जो है सत्ता पलट कर दिया गया था मिलिट्री के द्वारा। वहाँ के जो लीडर्स थे उनको घर में उनके इम्प्रिजन कर दिया गया था। उसके बाद से वहाँ पे जो है आर्मी कंट्रोल कर रही है चीज़ों को। देखो म्यांमार की कहानी बड़ी पेचीदा है। 90s के आसपास ना वहाँ पे डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़नी शुरू हुई थी और एक इनकी बड़ी फेमस लीडर थी, उन्हीं के द्वारा सारी चीज़ करी गई थी। ओंग जी करके उनको हम बोलते हैं, बहुत ऐसे मतलब ओंग सन सुई की नाम है पर ओंग सन सुई करके शॉर्ट में याद रखते हैं। तो इन्होंने स्टार्ट करी थी, फिर धीरे धीरे देखो चीज़ें हुई। तो 2008 में वहाँ की मिलिट्री जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आई, जिसमें फिर उन्होंने राइट्स भी दिए, फिर उन्होंने डेमोक्रेसी की बात करी, फिर वहाँ पे इलेक्शन हुए। लेकिन 2008 के में भी जब ये डेमोक्रेसी आई थी ना तो बड़े पेचीदा तरीके से आई थी। मिलिट्री ने अपने फायदे की कुछ क्लॉज रखे थे, जैसे कि 25% पार्लियामेंट में सीट जो है ना मिलिट्री के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी। प्लस ओंग सू सुई की जो है ना, इनके जो पति हैं वो फॉरेनर हैं, तो ऐसा कुछ हो गया था कि अगर स्पाउस फॉरेनर होगा तो फिर ऐसे लोग सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं देखने को मिली यहाँ पे इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर। और अब उसके बाद क्या हुआ, फिर भाई चीज़ें सही चल रही थी। ओंग सुई जी जो है वो खुद नहीं बन पा रही थी लीडर देश की हेड, लेकिन जो भी बनता था वो इन्हीं के अंडर में चलता था। तो 2015 में भी इलेक्शन जीते, 2020 में भी ये जीते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट से। तो मिलिट्री को डर लगा कि अब यार ये कॉन्स्टिट्यूशन में तबादला कर देगी, ये 25% की जो हमने सीट्स रिजर्व कर रखी है हमारे लिए वो ही हटा सकती हैं। तो इसीलिए उन्होंने सत्ता पलट कर दिया, ऐसा कहा जाता है। बाकी देखते हैं इसमें आगे चीज़ें क्या होती हैं। तो आज हमने सेशन हमारा जो है उसमें क्या क्या देखा। म्यांमार जनता वाला देखा, बोरिस जॉनसन साहब नो इजी वे आउट, 21 हेल्ड ओवर कम्युनल क्लैश इन जहांगीरपुर, यूक्रेनियंस डिफाइड डेडलाइन टू सरेंडर इन मेरोपोल। ब्रिक्स के बारे में देखा गाइस हमने, कॉलेजियम सिस्टम को हमने अच्छे से देखा। मैंने आपसे क्विज का क्वेश्चन पूछा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। यू कैन इनरोल इन आवर कोर्सेज फॉर क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, DULLB, NLSAT, ALET UG and PG. You can buy their mocks, you can buy the courses and I hope आपको सेशन अच्छा लगे। एंड इफ ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। इस सेशन की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, बाय, टेक केयर। आज का हमारा सेशन जो है वो म्यांमार क्राइसिस के बारे में होने वाला है। म्यांमार का इतिहास तो भारत के साथ है ही है, लेकिन म्यांमार जो है भारत के साथ कल्चर भी काफी सारा शेयर करता है। म्यांमार की पॉपुलेशन में 90% जनता जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि बुद्धिज्म तो इवॉल्व ही भारत से हुआ था। म्यांमार की कैपिटल यंगून जो है वो एक जमाने में रंगून कहलाती थी, और 1857 की रिवोल्ट के बाद भारत के जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको रंगून में ही जेल में ले जाया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि वहां पे ये समस्या जो है अभी रिसेंटली देखने को क्यों मिल रही है, क्यों वहां पे जनता जो है काफी सारा प्रोटेस्ट कर रही है, वायलेंस के केसेस आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है वहां पे मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में। और जैसे इंडिया में एक समय डिबेट होता था कि वायलेंस या नॉन वायलेंस कौन सा रास्ता अपना के देश को आजादी के लिए ले जाया जाए, उसी तरीके से म्यांमार के अंदर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग जो है वो ये चाहते हैं कि वायलेंस के थ्रू जो है देश को आजाद कराया जाए, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नॉन वायलेंस के थ्रू देश को मिलिट्री से आजाद किया जाए और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए। देखो म्यांमार का इतिहास जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे हमारे देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसी तरीके से 4 जनवरी 1948 को आपका म्यांमार जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी। अब म्यांमार में प्रॉब्लम क्या थी, देखो जब उनको आजादी मिली तो वहां पे काफी सारे एथनिक ग्रुप रहते थे। जैसे कि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं कि काफी सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, तो इसकी वजह से काफी अलग अलग समय में ऑटोनॉमी की मांग करते थे। आप अफगानिस्तान में प्रॉब्लम देख रहे हैं कि काफी सारी ट्राइब्स हैं, जिसकी वजह से वहां पे जो नेशनलिज्म की भावना है वो नहीं आ पा रही है। तो म्यांमार में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। काफी सारे एथनिक ग्रुप्स थे और सब अपनी अपनी गवर्नेंस के अंदर ऑटोनॉमी चाहते थे, जो कि उनको नहीं प्रोवाइड करी गई, और इसकी वजह से उस समय ही वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गया। और जब भी किसी कंट्री में सिविल वॉर शुरू होता है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज वहां की मिलिट्री उठाती है, और 1962 में देखने को यह मिला कि वहां की मिलिट्री ने सत्ता पलट कर दी और मिलिट्री रूल शासन में आ गया। 1962 में जब मिलिट्री रूल आया तो विश्व की काफी सारी कंट्रीज ने म्यांमार के ऊपर जो है आप कह सकते हो कि सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया ने भी 1962 से लेकर 1990 तक के आसपास म्यांमार से कोई रिलेशन नहीं रखे थे, ऑल्दो बाद
में इंडिया ने इस चीज को काफी रिग्रेट किया था, क्योंकि इस बीच में म्यांमार की जो काफी सारी क्लोजनेस जो है ना वो चाइना के साथ जाके हो गई थी। 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ कदम बढ़ाए। इंडियन गवर्नमेंट ने ये गलती इजराइल के साथ भी करी थी कि पहले इजराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं रखे थे, फिर बाद में इंडिया को समझ में आया कि नहीं, इजराइल के साथ भी रिलेशन रखने चाहिए। और पहले गवर्नमेंट इंडिया की जो है इजराइल के साथ रिलेशन इसलिए नहीं रखती थी, बात आ रही है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इजराइल जो है वहां पे ऐसा बोला जाता था कि मुस्लिम आबादी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं वो, और जो ज्यूइश हैं जो है वो पैलेस्टीन्स के ऊपर काफी ज्यादा वायलेंस करते हैं। तो इंडियन मुस्लिम्स नाराज ना हो जाए तो उनको खुश करने के लिए भारत की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इजराइल से रिलेशन दूर रख रही थी। लेकिन समय के साथ भारत को ये रियलाइज हुआ कि इजराइल इज अ पावरफुल कंट्री एंड क्लोज अलाई टू यूएस, तो फिर इंडिया को इजराइल के साथ अपने रिलेशन जो है सुधारने पड़े थे। तो यही चीज यहाँ पे म्यांमार में भी देखा हमने कि हमारा पड़ोसी देश है और चाइना के बहुत क्लोज जा रहा है, तो अपनी गलती जो है हमारी गवर्नमेंट को समझ में आई और 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ काम किया। लेकिन 1962 से 1990 के बीच है उसके बाद भी म्यांमार की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक करती गई, क्योंकि विश्व की काफी सारे कंट्रीज ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे ड्यू टू द मिलिट्री रूल, और उसके वजह से म्यांमार को फाइनली 2008 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को लाना पड़ा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं हुई थी, इन्होंने इलेक्शन कराने की काफी बार कोशिश करी, लेकिन इन द एंड होता यह कि मिलिट्री वाले ही शासन में आ जाते। म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को लाने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो ऑन सुन सूकी के द्वारा लड़ी गई थी। 1988 के बाद से इन्होंने काफी सारा प्रोटेस्ट जो है वहां पे शुरू कर दिया था कि डेमोक्रेसी लेके आई जाए, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करी जाए म्यांमार के अंदर, और फाइनली इनके इतनी मेहनत के थ्रू यहाँ पे 2008 में म्यांमार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया। लेकिन मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस प्रकार से चीजें करी कि कुछ सीट्स जो है, मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो मिलिट्री रूलर्स के लिए रिजर्व रहेंगी। और इसके बाद यहाँ पे ये देखने को मिला कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका स्पाउस जो है वो फॉरेनर है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ऑन्ग सुन सूकी के जो हस्बैंड हैं वो फॉरेनर थे, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके का प्रोविजन डाला कि ये कभी भी प्रेसिडेंट ना बन पाए। 2015 में इलेक्शंस हुए, सूकी जी की पार्टी जीत गई, लेकिन सूकी जी की पार्टी में वो खुद प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी ड्यू टू द क्लॉज और जो ये डाला गया था मिलिट्री के द्वारा, जिसके लिए फिर ये वहां पे एक मिनिस्टर की पोस्ट पे थी और प्रेसिडेंट कोई और बना था। लेकिन मेन पावर जो है वो इन्हीं के हाथ में थी। आप इसको काइंड ऑफ कह सकते हैं जैसे कि कहा जाता है कि यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन पावर जो है वो सोनिया गांधी जी के हाथ में थी। तो उसी तरीके से सूकी जी के हाथ में काफी सारी पावर थी, ऑल्दो शी वाज नॉट द प्रेसिडेंट। एंड 2020 में क्या हुआ, 2020 में फिर से इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन में सूकी जी की पार्टी जो है ये काफी सारे बहुमत से इलेक्शन जीत गई। इसके बाद मिलिट्री को यह डर लगा कि अब इतनी ज्यादा बहुमत के साथ ही सत्ता में आए हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, और ये जो मिलिट्री वालों के लिए जो सीट्स रिजर्व करी गई है पार्लियामेंट के अंदर वो चीज ये खत्म कर सकती हैं। जिसके चलते हुए मिलिट्री ने यह आरोप लगाया कि सूकी जी ने इलेक्शन में धोखाधड़ी कराई है, रिगिंग हुआ है और ये इलेक्शन फ्रॉड है, और जिसके बाद मिलिट्री सत्ता में आ जाती है और मिलिट्री कूप हो जाता है। तो ये तो थी कहानी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जनता जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है काफी सारी जगहों पे। जनता ने, जैसे भारत में थाली बजाने का मोदी जी ने किया था कि सम्मान के लिए किया जाए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उस तरीके की चीज वहां पे लोगों ने स्टार्ट किया, थाली बजाना अपने मिलिट्री को विरोध बताते हुए। लेकिन समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि एक वर्ग जो है वो यहाँ पे ये चाहता है कि वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, एक दूसरा वर्ग है जो ये चाह रहा है कि नॉन वायलेंस के थ्रू ये चीज किया जाए। अब तक 1000 से ज्यादा जान म्यांमार में जा चुकी है इन वायलेंस के चलते हुए। देखिए हुआ क्या, वहां पे जो काफी सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने मिलके एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी जिसका नाम रखा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने अपने लोगों से दरखास्त किया कि जहां भी आप मिलिट्री को देखो इनको मारो, इनके ऊपर वायलेंस करो, जिसके बाद मिलिट्री ने भी जवाब देना शुरू किया और काफी सारे लोगों की मृत्यु हो रही है इस वजह से। आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इंडिया का इसके ऊपर क्या इंस्टेंस रहने वाला है। तो देखिए भारत जो है ना उसकी काफी बार मदद नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में म्यांमार की मिलिट्री करती है। जब नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के अंदर जो हमारे देश में जो इंसर्जेंसीज होती हैं तो वो लोग वहां पे कुछ उल्टा सीधा करके म्यांमार बॉर्डर में जाके छुप जाते थे। तो उस समय काफी बार म्यांमार की जो आर्मी है इन्होंने हमारी मदद करी है उन लोगों को वहां से खदेड़ने में, जिसके चलते हुए भारत जो है वो म्यांमार की आर्मी से डायरेक्टली क्लैश नहीं चाहेगा। जिसके चलते हुए भारत का एक सिंपल सा भी इस पे जो स्टैंड है जो देखने को मिलता है वो ये दिखता है कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। इवन एशियन कंट्रीज जिसका म्यांमार भी पार्ट है वो भी यही चाहते हैं कि चीजों को नॉन वायलेंस के थ्रू
सॉर्ट आउट किया जाए। नॉन वायलेंस को प्रीच करने का इंडिया और एशियन कंट्रीज की, देखो जब भी किसी कंट्री में वायलेंस बहुत ज्यादा होता है तो उस कंट्री से लोग जो हैं वो रिफ्यूजी की तरह एक दूसरे कंट्रीज के आसपास के जो कंट्रीज हैं उसमें स्प्रेड होते हैं। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि उनके देश में रिफ्यूजीज आए। अभी रोहिंग्यास के केस में हमने देखा था, ऑल दो रोहिंग्यास भारत में तो बहुत कम आए थे, बांग्लादेश में ज्यादा गए थे, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होने लगेंगी तो म्यांमार से काफी सारे लोग जो हैं वो इंडिया में आएंगे या ईशान कंट्रीज में जाएंगे, और ये कोई भी नहीं चाहता है। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, और ये था म्यांमार में क्राइसिस जिसकी वजह से सारी चीजें देखने को मिली। गाइज, अगर आप हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है फॉर क्लैट 2022 वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको हर सब्जेक्ट की गाइडेंस दूंगा, किस तरीके से आप पढ़ना है, किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, प्लस इसमें आपका पूरा जीके का जो कोर्स है वो कवर होगा। एंड अगर आप सिर्फ हमारा जीके बूस्टर परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐप है हमारी, उसको डाउनलोड करना है और वहां से आप उस कोर्स को परचेस करके क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और हमारी मंथली मैगजीन राइज जो है हमारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हम करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पे इस बुक के थ्रू कवर करते हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।